नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में हमारे दो मुख्यतः प्रमेय हैं, एक यूक्लिड की विभाजन प्रमेय, दूसरा हम अंगणित के आधारभूत प्रमेय। तो आज हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं आप लोगों को, यानी परिचय कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है भाई वास्तविक संख्याएं, तो संख्याओं के बारे में सारा निचोड़ मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में बता दिया है। आप लोग वहां से देख सकते हैं संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, ये सारे के सारे मैंने पूरा निचोड़ बता दिया एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगा कि वास्तविक संख्या हमारी मुख्य दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी वास्तविक संख्या होती है, दूसरा हमारा काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, और काल्पनिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, यानी दिखा नहीं सकते या फिर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बात समझ, वे सारी की सारी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। यूक्लिड के विभाजन प्रमेय में क्या होता है कि जैसे हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं, तो जिस संख्या में किसी संख्या का हम भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। ठीक है, जो हमको मिलता है उसे भागफल बोलते हैं, जो बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो ये चार कंडीशन यहाँ से बनकर के सामने आती है। जैसे हमारी कोई संख्या हमारा है, उसमें जब हम किस संख्या का भाग देंगे उसे हम भाज्य बोलेंगे, और जिस संख्या से भाग देंगे उसे हम भाजक बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा बचेगा उसे भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम भागफल बोलेंगे। जो हमारा नीचे बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेष फल बोलेंगे। बात इसमें है कि नहीं? तो ये चार कंडीशन यहां से बनकर के सामने आते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के यूक्लिड ने एक प्रमेय बता दिया भाई। उन्होंने जो प्रमेय बताया, उन्होंने क्या बताया, उनके प्रमेय की बात मैं करता हूं। उन्होंने कहा कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक हम ए ले लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक हम ए ले लेते हैं, और किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी का जब हम ए में भाग देते हैं, ठीक है, तो उसमें दो वैल्यू निकल कर सामने आती है, क्यू और आर। कोई क्यू और आर वैल्यू मान लेते हैं निकल कर सामने आती है। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई? इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि जो हमारा ए बराबर होता है बी क्यू होता है प्लस आर के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बनकर के सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है? ए और बी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जहां से हमारा आर की जो वैल्यू सामने आती है, यानी आर इज ग्रेटर देन आर इजकल टू जीरो लेस देन बी। ठीक है, यानी आर की जो वैल्यू निकल के आएगी जीरो, आर इज ग्रेटर देन जीरो, आर इज ग्रेटर देन आर इजकल टू जीरो लेस देन बी। ठीक है, यानी जो शेषफल हमारा होता है उसका मान हमेशा जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, और बी से छोटा होता है। ऑलरेडी बी से छोटा होगा, बी के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे यूक्लिड ने बताया। और इसी चीज को उन्होंने सेकेंड कंडीशन में बताया कि जब हम आर का बी में भाग देते हैं, तो यहां से कोई वैल्यू और हम सी या डी कुछ भी मान लेते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो दोनों का एचसीएफ निकल के सामने आता है हमेशा आपस में बराबर होगा। सेकेंड कंडीशन में जाए, चाहे थर्ड कंडीशन में जाए, चाहे फोर्थ कंडीशन में जाए, हर कंडीशन में जो भी एचसीएफ वैल्यू निकल के सामने आएगी वो आपस में हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम आर का बी में भाग देंगे तो यानी बी बराबर हमारा निकल के सामने आएगा, बी बराबर निकल के सामने आर, और कोई हम धनात्मक पूर्णांक सी या डी ले लेते हैं कोई वैल्यू, यानी सी प्लस हम डी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जो हमारा एचसीएफ निकल कर सामने आएगा, ठीक है, यहां से जो हमारा एचसीएफ बनकर सामने आएगा, एचसीएफ हम कह सकते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं यहाँ पे ए कामा बी हमेशा बराबर होगा एचसीएफ बी कामा आर। ठीक है, जो एचसीएफ सी का ए कामा बी वैल्यू बनकर सामने आएगी वो हमेशा बराबर होगी बी कामा आर के। ठीक है, अगर थर्ड कंडीशन में हम जाते हैं भाई, डी का हम क्या करते हैं, डी का इस आर में भाग देते हैं, तो यानी यहां से कोई कंडीशन मानते हैं यस और टी निकल करके आ गया, तो हमारा यहां से वैल्यू निकल के आएगा आर बराबर डी गुणे यस प्लस टी निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यस प्लस टी निकल के सामने आ जाएगा। तो एचसीएफ जो हमारी बनकर सामने आएगी, एचसीएफ जो हमारा बन के सामने आएगा वह क्या हो जाएगा? आर कामा डी के बराबर होगा। ठीक है, बातें समझने कहने का मतलब जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे वैसे वैसे जो भी टोटल जो हमारा कॉमन जो एचसीएफ निकल के आएगा हर एक कंडीशन में सबका एचसीएफ सेम आने वाला है। बातें समझने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यही चीज इन्होंने यूक्लिड ने बताया था। ठीक है, जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक ए में किसी धनात्मक पूर्णांक बी का भाग देते हैं
तो उसमें Q और R एक वैल्यू निकल के सामने आती है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है जहां पे R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 लेस देन B, ठीक है। उसके बाद इनका जो एचसीएफ निकल के आता है हर एक स्टेप में आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी को यूक्लिड की विभाजन प्रमेय कहते हैं। इस पर कोई एग्जांपल लेकर के मैं यदि आप लोगों को समझा दूं, 2 धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझा देता हूं मैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे हम ले लेते हैं 64 और 18 ले लेते हैं, ठीक है। 64 और 18 में 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो हमारा 64 है, अब 64 में क्या करेंगे, 18 का भाग देंगे, ठीक है। 18 तिरिक 54 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 54 माइनस कर देंगे, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 5 गए 1, ठीक है। अब ये हमारा शेष बच गया, देख रहे हैं यहाँ पे शेष हमारा 10 है, यानी R की वैल्यू हमारी 10 है, और यहाँ पे जो हमारा B की वैल्यू 18 है, और हमारा A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 64 है, और हमारा Q की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो R इस क्या है, लेस देन 18 है, R का मान 18 से छोटा है। अब सेकेंड स्टेप जब नहीं करता, तो यहाँ पे सेकेंड जब इसमें नहीं करता, तो हम सेकेंड स्टेप लेके चलते हैं। अब इस R का इसमें हम भाग देते हैं, ठीक है, B में भाग देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 18 में भाग देंगे, इतना भाग जाएगा, एक बार लेकर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 8 बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा 8 बच गया, अब भी हमारा कटा नहीं। अब इस 8 को उठा करके इस 10 में भाग दे देंगे यहाँ पे, तो अब 10 में देंगे भाग यहाँ पे, तो 8 है का नाम 8 कितना बचा, यहां से भाग देंगे 2 बचेगा, ठीक है। यहां से भाग देंगे 2, अभी भी कटा नहीं, शेष हमारा बचा हुआ है 8। यहां से हम लेके 2 का इस 2 का इस 8 में भाग देंगे, ठीक है। तो अब 8 में क्या करेंगे, 2 चौका हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी हमारा शेषफल 0 होगा, ठीक है। जब शेषफल 0 होगा, कहने का मतलब यहाँ पे जो टोटल एचसीएफ बन करके आएंगे, यानी जो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ, ध्यान देना यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ है किसका, 64 और 18 का जो एचसीएफ बन करके आएगा वह हमेशा बराबर होगा भाई, किसके किसके बराबर होगा, यानी हमारा एचसीएफ किसका, ये 64 और 18 और 10 क्या हो सकता है, 18 और 10 के एचसीएफ के बराबर होगा। ये ऑलरेडी बराबर होगा एचसीएफ 8, 18 और 10, यहाँ पे एचसीएफ 10 और 8 के बराबर होगा। यह ऑलरेडी एचसीएफ किसके बराबर होगा, हमेशा कह सकते हैं एचसीएफ बराबर होगा किसके, 8 और 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो 8 और 2 का एचसीएफ कितना निकल के आया है, 2, यानी टोटल का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम एक्सरसाइज पे जब चलेंगे तो आप लोगों को समझाएंगे, और ढेर सारा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। जैसे 3 में क्या होता है, जैसे 3 एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे 3 अगर एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, तो 3 में क्या करते हैं भाई, जैसे 3 संख्याओं का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 ले लिया मैं, ठीक है, 12, 30 और 36 ले लिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या को लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। सबसे छोटी कौन सा, हमारा 12 है। अब 36 में हम भाग देंगे, तो 36 में हम क्या करते हैं भाई, 12 का भाग देते हैं, ठीक है। 12 त्याई 36 हो जाएगा, यानी हमारा मैटर यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। तो 12 त्याई 36, यानी इसके लिए ऐसे हमारा 12 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस 12 तो इसे डिवाइड होगा, 12 का सेकंड नंबर में भाग देता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर 30 में जब हम भाग देंगे यहाँ पे, तो 30 में क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, यहाँ पे कितना बचा, 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 6 का इस 12 में भाग दे देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कैंसिल मैटर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से जो हमारा एचसीएफ निकल के सामने आएगा, एचसीएफ जो हमारा होगा भाई, एचसीएफ कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या 36 और 12, 36 12 का एचसीएफ बराबर होगा, यहाँ पे एचसीएफ कितना 30 और 12 का एचसीएफ बराबर होगा, ठीक है। 30 और 12 का एचसीएफ बराबर होगा किसके, एचसीएफ यहाँ पे 12 का मान
12,6 के बराबर होगा। ठीक है, बराबर हमारा एचसीएफ कितना आ गया भाई, 6 आ गया। ठीक है, तो लास्ट टाइम जिस संख्या से कट जाएगा वो हमारा एचसीएफ होता है, और जो एचसीएफ होगा उस टोटल सबका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के दिन बस इतना ही।